गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 जनवरी 2026 और इस पीछे के टाइम पीरियड में बहुत सारे रिज़ल्ट आए हैं। मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, तो राजस्थान स्टेट में भी काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स आए हैं और उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कईयों का नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ तो जीके जो आप पढ़ते हैं वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो पूरा का पूरा अथाह समुद्र है। उसमें से आपको चीज़ें निकालनी पड़ती हैं ढूंढ ढूंढ के, जो जैसे समुद्र के अंदर से मोती निकालते हैं वैसे चीज़ों को निकालना पड़ता है, वैसे फैक्ट्स को निकालना पड़ता है। उस फैक्ट निकालने की प्रक्रिया जब आप पूरी कर लेते हो तो फैक्ट कितने इम्पोर्टेंट है वो आपके उस आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप कितना पहचान पाते हो उन फैक्ट्स को, कितना उनके बारे में आप स्टडी कर पाते हो, कितना एनालिसिस कर पाते हो। अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी ऐसा ही एनालिटिकल चीज़ें आई हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए वो है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे जब वो 3 घंटे जब आप उसमें OMR शीट में फिल कर रहे होते हैं तो आप अपनी आईक्यू का किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं, अपनी जो एनालिटिकल पावर है उसका किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। पढ़ा हुआ क्वेश्चन, रटा हुआ क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर सकता है। जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो फर्स्ट टाइम आया है, वही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कौन सिलेक्शन लिस्ट में होगा और कौन सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होगा। तो हम कुछ बिंदुओं पे, कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे आज। राजस्थान करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डायरेक्ट तो एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ही आती हैं। जो सिलेबस जो है वो करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो कुछ चीज़ें जो DIPR के ऊपर डाली गई हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की साइट से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। जैसे इसके अंदर बोला गया है कि एक न्यूज़ है, इसमें क्लिपिंग्स हैं, बहुत सारी प्रेस रिलीज होती हैं, तो वो आपको दिन में हर दिन पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, वो हर रोज़ आपको पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं आपको कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स बताती हूँ, वो किस तरीके से पढ़नी है। रोज़ रोज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी कि ये न्यूज़ क्लिप इस तरीके से पढ़ो, नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि न्यूज़ क्लिप्स को पढ़ना कैसे है। अब अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी। रोज़ रोज़ मैं आपको क्लिपिंग नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, आपको खुद को पढ़ना है। वो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तो तब तक जो है वो नैया पार होगी नहीं, है ना। तो देखो मैं 17 जनवरी की एक न्यूज़ आपको सुनाती हूँ। वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़, मैंने याद नहीं कर रखी है, ये पढ़ना कैसे है मैं ये सिखा रही हूँ आपको बेसिकली। तो मैंने लैपटॉप खोल रखा है आगे और उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। आप भी अपनी कोई साइड में चला सकते हैं, इसे जो निकाल सकते हैं ये। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप एक रजिस्टर ले लो और उस रजिस्टर में सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल लो, वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़ में 2 दिवसीय वन मेले का शुभारंभ, सरकार की मंशा हम पुनः वेदों की ओर लौटें। अब देखो वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़ में 2 दिवसीय, 2 दिनों का है, सज्जनगढ़ में है। TAD मंत्री श्री खराड़ी। अब इससे आपको ये भी पता चलेगा कि TAD मंत्री कौन है यहाँ पे। तो जनवरी 17 की खबर है ये। वन उत्पादों और प्रोत्साहन देने एवं ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा उदयपुर के सज्जनगढ़ में शनिवार को आयोजित 2 दिवसीय वन मेले का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर किया। मेले में वन आधारित उद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जिले एवं आसपास के क्षेत्रों से आए उत्पादक भाग ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ऊपर वाला सेम टू सेम कॉपी कर लेना है और उसके बाद में कहीं पे फैक्ट डाल लेना है ये कि जनजाति क्षेत्रीय विभाग विकास विभाग मंत्री कौन है, श्री बाबूलाल खराड़ी। और फिर आपको इसको याद करने की कोशिश करनी है, सिर्फ लिख के ही नहीं छोड़ देना कि नोट्स के अंदर लिख के छोड़ दिया और अब अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको ये थोड़ा सा
कुछ ट्रिक भी नहीं बोल सकते, कुछ वर्ड्स की इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखो जिससे आपको ये याद आ जाए एग्जाम के टाइम में। मेंस में तो बाकी इस फैक्ट का कोई वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर इसके अंदर देखो एक फैक्ट और आ गया है कि सज्जनगढ़ जो है वो कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है ना। और उदयपुर में यहाँ पे सरकार की मंशा हम पुनः वेदों की ओर लौटें। अब उदयपुर का और वेदों की ओर लौटें ये नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इनका भी कुछ रिलेशन आपको दिमाग में घूमना चाहिए। नहीं तो जैसे मान लो ये पूछ लेगा कि सरकार की मंशा हम पुनः वेदों की ओर लौटें, ये कहाँ पे इस तरीके का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उदयपुर, जयपुर, वो सज्जनगढ़ नहीं देगा, फिर वो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर दे देगा। फिर आप जोधपुर करके आ जाओगे क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तो संबंध वहीं से निकालते हैं। मेले में वन आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें जिले एवं आसपास के क्षेत्रों से आए उत्पादक भाग ले रहे हैं। मंत्री श्री खराड़ी ने मेले में लगाई गई प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया और वन उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन एवं संभावनाओं की जानकारी ली। अब चूंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी में कुछ हिंदी की वर्डिंग आपको ऐसे लगेंगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन आपको उनका यूज करना है, आपको लिखना है। तो आप जैसे विपणन है, विपणन मतलब मार्केटिंग, आप इसको कुछ शब्द अलग से लिख लो कि इस शब्द की जानकारी, या फिर हैंड टू हैंड अपने मोबाइल फोन में विपणन का अर्थ निकाल लो कि विपणन का अर्थ क्या है। संभावनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि एक समय था जब देश में लोग दीर्घायु जीवन के लिए वन औषधियों का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम केमिकल युक्त चिकित्सा पद्धतियों पर अधिक निर्भर हो गए हैं जिससे मानव जीवन की आयु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार की मंशा है कि समाज को पुनः वेदों और प्राकृतिक जीवन पद्धति की ओर लौटाया जाए। उन्होंने कहा कि वन उपज से दोहरे लाभ प्राप्त होते हैं। एक और लोगों को आजीविका का साधन मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सर्जन के लिए ट्राइफेड, अब ये ट्राइफेड देखो, ये ट्राइफेड आ गया। ट्राइफेड को अलग से एक पॉइंट बना लो कि ट्राइफेड के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। ट्राइफेड किन उद्देश्यों से स्थापित किया गया या ऐसी क्या किस टाइप की संस्था है ये, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सर्जन के लिए, अब देखो यहाँ इस लाइन से भी कुछ हमें वो हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सृजन के लिए ट्राइफेड जैसी संस्थाएं उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। पर्यावरणीय संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित दोहन ही भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि वन क्षेत्रों में उपलब्ध उपज से अधिक अनेक प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जिनमें महुआ और शहद प्रमुख हैं। उन्होंने ऐसे आयोजनों के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता बताते हुए इससे क्षेत्र के अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि जहां वनवासी हैं वहां वन भी सुरक्षित हैं। अरावली के संरक्षण में वन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में अरावली को लेकर चल रहे विषय चिंताजनक हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने कहा कि हमारे ग्रामीण समुदाय वनों के महत्व को भली भांति समझते हैं। अन्य क्षेत्रों की अन्य देशों की अच्छी प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बांस भी ग्रामीण आजीविका का एक सशक्त माध्यम बन सकता है जिस पर और अधिक कार्य किया जाना चाहिए। ये न्यूज़ 1 कंप्लीट होती है आपकी। इसी तरीके की कुछ 8-10 क्लिपिंग आती हैं दिन में जो कुछ इम्पोर्टेंट हुआ, जो मेन जो मुख्य लोग हैं वो कहाँ की क्या क्या उन्होंने उद्घाटन किया उसके बारे में आता है। अब जैसे एक न्यूज़ और है 18 जनवरी 2026 की न्यूज़ है ये। राम जल सेतु लिंक परियोजना को मिली गति। 2230 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबाई में बन रहा एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट मतलब डक्ट का मतलब एक नली बन रही है पानी की जिसमें पानी रहेगा। जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर राजस्थान। मई 2025 में कार्य शुरू, जून 2028 में बनकर होगा पूरा। अब इससे ये ज़रूरी नहीं है कि इससे डायरेक्ट आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, लेकिन ये आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो एक होता है ना कि एक तो हम याद करते हैं किसी चीज़ को, एक होता है हम उस याद की हुई चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं।
तो सेम वैसा ही है इसके अंदर भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको दिखेंगी, जैसे कि ये बांध है, इस बांध पर ऐसा नवाचार किया जा रहा है, इस बांध पर ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें जो होंगी वो आपके हैबिट में आ जाएंगी, फिर आपको वो इतनी हार्ड नहीं लगेंगी कि ये बांध आ गया, ये बांध कहाँ है, वो इतनी हार्ड नहीं लगेंगी फिर आपको। सॉरी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के सॉरी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत प्रयासों से प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, पहले इसका ये नाम था पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, लेकिन बाद में ये राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से कर दिया गया। इसमें रा का अर्थ होता है राजस्थान और मै का मतलब मध्य प्रदेश, उस राम से कनेक्ट नहीं करना है इसको। जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली परियोजना के तहत चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबाई के में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह जून 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन में परियोजनाओं से संबंधित कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। इसके प्रथम चरण के पैकेज 2 के अंतर्गत 2330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। ये आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना फिक्स कि कितने रुपए से किया जा रहा है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो, जब एग्जाम होगी तो आपको ये याद करना है। आप कुछ चीज़ें जैसे कंपैरिजन करो, कंपैरिजन का मतलब है जैसे आपको याद है कि कोई चीज़ इतने रुपए में बन के तैयार हुई थी, फिर उससे आप कंपैरिजन करो इसका। यह चंबल एक्वाडक्ट एक छोर में कोटा जिले की दिगोद तहसील के पिपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से जुड़ेगा। मतलब अब देखो ये एक्वाडक्ट जो है वो कौन कौन से, एक तो कोटा और एक बूंदी, 2 जिलों में है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया है आपका और ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। इसके माध्यम से काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पंप हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। अब देखो काली सिंध नदी है, इसमें काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, यहाँ पे आपको ये याद होगा, आपको ऑलरेडी पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन ये आपके हैबिट में मतलब ये आपको इतना अजीब नहीं लगेगा। आप जब पढ़ रहे हैं इसको दिन प्रतिदिन की न्यूज़ में तो ये आप यूज्ड हो जाएंगे इसके। मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बिसलपुर। अब देखो ये गलवा बांध अगर आ जाए एग्जाम में तो बच्चों से तो ये होगा ही नहीं, सुना ही नहीं हुआ नाम, है ना। आप इसको सर्च करो, इसके बारे में जानो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहाँ से बिसलपुर और इसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आम जन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा। 2280 मीटर लंबे एक्वाडक्ट की अतिरिक्त आंतरिक चौड़ाई 21.25 मीटर है चौड़ाई इसकी, मतलब 40 मीटर के समथिंग मान सकते हो आप। और ऊंचाई जो है वो 7.7 मीटर है। मेरी खुद की ऊंचाई कुछ 1.5 मीटर होगी। तो मई 225 में कार्य शुभारंभ के बाद से ही तेजी से कार्य किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर कैंप एवं बैचिंग प्लांट का लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक्वाडक्ट हेतु प्रस्तावित 15 टेस्ट पाइल में से 8 टेस्ट पाइल का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 5060 वर्किंग पाइल प्रस्तावित हैं। इनमें से लगभग 860 पाइल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रतिदिन 50 से 20 पाइल का कार्य 12 रिग मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। औसतन 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। साइट पर लगातार शिफ्टों में कार्य जारी है। ये खुदाई के बारे में बता रहा है क्योंकि खुदाई करनी पड़ेगी पानी के लिए, है ना, तो खुदाई के बारे में बता रहा है ये मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं आप इसको, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कार्य से संबंधित। ये इतना एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ERCP की वृहद स्वरूप देते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध
ये तैयार की गई है परियोजना के प्रथम चरण में। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में बताया इन्होंने कि 90,000 करोड़ रुपए से तैयार की गई है। ये 90,000 करोड़ रुपए बहुत सारे होते हैं, कम नहीं होते हैं। राज्य के 17 जिलों की लगभग 3,25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 17 जिले कवर किए जाएंगे। इसका आपको सिंचाई का जो क्षेत्रफल है वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। 3,25 लाख आबादी इस पेयजल से उपलब्ध होगी। जैसा कि आपको पता है राजस्थान की आबादी लगभग 7 करोड़ है। 7 करोड़ में से राजस्थान मतलब 3.5 करोड़ आबादी इससे पेयजल उपलब्ध होगा। मतलब 50% लोगों को ये पेयजल उपलब्ध होगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये ना पूछ करके ऑप्शन में ये भी दे देगा कि 50%, इससे राजस्थान की आधी आबादी को ये सुविधा प्राप्त होगी। तो आपको ये फैक्ट इस तरीके से थोड़े कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। साथ ही सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। अब इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं कि ये जो परियोजना है इसका कितना % पानी सिंचाई के लिए प्रयोग होगा, कितना घरेलू उपयोग के लिए होगा और कितना उद्योगों के लिए होगा, ये भी आप देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के तुरंत बाद मध्य प्रदेश सरकार से संवाद स्थापित कर सहमति प्राप्त की गई। जनवरी 2024 में राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC योजना का MOU किया। इसके बाद 17 सितंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के मध्य MOA का आदान प्रदान हुआ। इसमें भारत सरकार भी इंक्लूड है, शायद 10% का रोल है उनका। यह मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदृष्टि, समन्वय क्षमता और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में यह परियोजना प्रदेश के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी और मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर होगा। तो ये एक हमारी अन्य न्यूज़ थी। और एक न्यूज़ मैं आपको और बता देती हूँ, एक न्यूज़ का एनालिसिस और हम कर लेते हैं। बहुत सारे न्यूज़ तो नहीं हो पाएंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक और न्यूज़ कर लेते हैं हम। हाँ, ये न्यूज़ मैं आपको बिल्कुल बताना चाह रही थी कि राज्यपाल की शोक संवेदना, जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व जो जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये जो जैसे शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी हैं वो शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, या ओम बिरला जी या फिर राज्यपाल जी या मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे भी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो वो इंसान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भाई मैं हूँ, मेरा निधन हो जाता है मतलब, तो अगर मेरी मृत्यु की शोक संवेदना अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा मेरे जीते जी, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते ना। वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इतना टाइम थोड़ा ही है कि वो इस तरीके से शोक संदेश व्यक्त करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राज के पुरोहित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो इसके बारे में आप एक बार, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मुझे, लेकिन ये कोई राजस्थान से संबंधित व्यक्ति होता, या इसके बारे में आप एक बार अपनी यूट्यूब गूगल पे अगर आप एक बार सर्च करके देख लेते हो इनके बारे में 1-2 वीडियोस देख लोगे, देन इनके कोई कुछ इनके बारे में अगर स्पेसिफिक है तो देख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल ने ईश्वर से, ये इन्होंने लिख रखा है, इसमें कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंट बात नहीं है, पर अगर ये राजस्थान का होता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज को बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित किया हो, प्रभावित का मतलब पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से प्रभावित किया हो, कोई वृक्षारोपण कार्यक्रम किया हो, कोई बहुत बड़ा लीडर हो, तो उससे रिलेटेड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई बुक वगैरह की प्रदर्शनी लगाई हो तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ कलेक्ट करनी है और आप खुद
रिसर्चर बनिए। जब तक आप रिसर्चर नहीं बनोगे तो आप एग्ज़ाम आपका चाहे भले ही क्रैक हो जाए, लेकिन आपकी जो ये जो मेंटल पावर एबिलिटी है वो शो नहीं हो पाएगी जब तक खुद रिसर्च नहीं करोगे। कोचिंग्स वगैरह आप वीडियोस देखते हो, आपको सारी कलेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँ, वीडियोस आप जब देखते हो करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर के जब आप वीडियो देखते हो तो आपको बना बनाया मसाला मिलता है, और आप उसको कोई फैक्ट ठीक है आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, आप उस पर इतना ध्यान देते ही नहीं हो। बट जब आप खुद क्यूरियस होकर के रिसर्च करोगे उस चीज़ के बारे में, समाचार खुद आप जोड़ने शुरू करोगे, एक नोटबुक बना लो, उसमें जितने भी समाचार में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप साथ में जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालिसिस करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करना चाह रहा है, किस तरफ वो जा रहा है। और फिर आप न्यूज़ कलेक्ट करने लग जाइए। खुद जब तक रिसर्चर नहीं बनोगे, खुद जिज्ञासु नहीं बनोगे, जब तक खुद वो काम नहीं करके देखोगे, तो फिर जो आपका दिमाग है वो एक लेवल पे रहेगा। और आप दिमाग में खुद खोद खोद के चीज़ों को जब निकालोगे तो आपके दिमाग का बहुत विकास होगा। मेरा यही कहना है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मेरे को सुना उसके लिए। और तैयारी करते रहिए, जो एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, और न्यूज़ कलेक्ट करने का आप एक टाइम बना लीजिए। उससे जो भी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट जो भी आपको इम्पोर्टेंट बनता है। खुद करंट अफेयर का टीचर जब तक खुद नहीं बनोगे तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरे का करवाया हुआ तो एक ही पहलू जान पाते हो आप, उसका सारे पहलू नहीं जान पाते। ठीक है, थैंक यू सो मच।